हेलो एवरीवन। कैसे हैं हम सभी लोग। तो आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का सेकंड वाला लेक्चर। लेक्चर अभी कुछ दिनों से आ नहीं रहे थे, उसके पीछे रीज़न था, तबीयत थोड़ी ना ठीक नहीं लग रही, स्वास्थ्य वगैरह। आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा कि चलो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है तो दिक्कत होती है ना, इसी वजह से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम वही बात करेंगे, फसल प्रतिरूप को थोड़ा आगे बढ़ाने का ट्राई करते हैं। आज हम लोग मोटे अनाज भी देखेंगे, आज हम लोग बागवानी, एकीकृत बागवानी मिशन वगैरह देखेंगे। एनएचएम के बारे में देखने वाले हैं, है ना। आईएफएस के बारे में देखने वाले हैं। आईएफएस मतलब पता ही होगा आप लोगों को, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, है ना। फिर जानेंगे चावल गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के प्रमुख कारक क्या है, मतलब सबसे पहले आप लोगों को चावल गेहूँ का प्रतिरूप के बारे में जानना है। इसके बाद अपन लोग एनएचएम के बारे में देखेंगे, मतलब राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में देख लेंगे। देखो, क्वेश्चन हमको पहले इसलिए देखना है क्योंकि हमको पता तो चले कि आखिर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो हमको पढ़ना है समेकित कृषि प्रणाली के बारे में, हमको पता होना चाहिए फसल विविधीकरण के बारे में, हमको ये पता होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी मतलब फसलों में विविधीकरण में हम प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, है ना। चावल गेहूँ प्रणाली सिस्टम को कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। आईएफएस तो पता ही कर लेंगे, एनएचएम के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भूमिका के बारे में पूछा हुआ है और यहाँ पे उसकी उत्पादन उत्पादकता और आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, आय बढ़ाने में कितनी सफलता प्राप्त है। तो हमको एनएचएम के बारे में पूरी चीज़ पता होनी चाहिए। पूरी चीज़ मतलब हमको लोगों को क्या है ये भी पता होना चाहिए, हम लोगों को इसकी आवश्यकता क्यों है हमको ये भी पता होना चाहिए, इसके लाभ भी पता होना चाहिए, इनकी चुनौतियाँ भी पता होनी चाहिए और इसके अवसर भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे, किसके बारे में, एनएचएम के बारे में, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से मोटे अनाजों का, इस बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो हम लोग मोटे अनाज को भी डिटेल में देखने वाले हैं ना, कि आखिर मोटे अनाजों की विशेषताएं क्यों हैं, मतलब विशेषताएं के बारे में देखने लेंगे। इसके बाद इसकी चुनौतियां देखेंगे और वर्तमान में इसका स्थान देख लेंगे, है ना, इसकी उपलब्धि देख लेंगे अपन लोग, क्या उपलब्धि है इसकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। सिलेबस भी बता देता हूँ कौन से टॉपिक में बात कर रहे हैं। ये मुख्य फसलों की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें से हम फसल पैटर्न देखेंगे, है ना। इसके बाद फिर हम लोग सिंचाई वगैरह के बारे में देखेंगे। हो सके तो मैं लेक्चर अब डेली डालूंगा, बस स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा स्वास्थ्य रहे वैसा ही होगा। फिर हम लोग ना और एक देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बारे में भी देखेंगे इसके बारे में, है ना। चलिए देखते हैं अब। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे जो नोट्स आप लोगों ने परचेज किया ना, तो उसमें एक चीज़ अपडेट कर लेना। अपडेट यार क्या मतलब, ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, कुछ चीज़ मैं आज की है जो मैं बताऊंगा कि आपको वहाँ से पढ़ना है, जैसे कि एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक हो गए, फसल प्रतिरूप वगैरह। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है ना। तो ये नोट से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि प्रतिरूप के उदाहरण वगैरह हो गए, है ना, जैसे कि धान गेहूँ वगैरह देख लेंगे। इसके बाद क्यों गिरावट आ रही है इन प्रतिरूपों में, इसके कारण क्या है, ये सारे चीज़ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये नोट्स होंगे आप लोगों के पास, तो इसको हमको शॉर्ट्स बनाना है। अब शॉर्ट्स में कैसे बनाना है, ये जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया भी था, कि जैसे कि इसको डिवाइड कर लो कि प्राकृतिक कारक कौन से हो गए, तकनीकी कारक कौन से हो गए, राजनीतिक और आर्थिक कारक, इसमें भी डिवीजन कर लो कि जलवायु वाले कौन से हो गए, भौगोलिक कौन से हो गए और जल स्रोत कौन से हो गए, है ना। जलवायु में भी करोगे तो वर्षा इसमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, आर्द्रता क्या इम्पैक्ट करेगी, टेम्परेचर क्या इम्पैक्ट करेगा। इकोनॉमी वाले कारणों में देख लो, है ना, कि आधारभूत ढांचा कैसे काम करेगा, जोत का आकार कैसे काम करेगा, इरिगेशन वगैरह के बारे में देख लेना आप, है ना। डिमांड सप्लाई के बारे में बात हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ को आप डिवाइड कर लेना, ताकि आप बाद में रिवीजन करोगे तो ईजी होगा। आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद आपका ये पूरा एक पेज होगा। ये 3 पेज का मैंने मटेरियल केवल इस पेज में बनाया हुआ है, तो आपको भी यही करना है, ताकि जब आप मेंस में आंसर लिखोगे, है ना, उस समय हमको कम गैप मिलेगा, टाइम कम मिलेगा, तो उसमें अपने को केवल ये देखना है, ये वाला हमको ये ओपन करके नहीं देखना है 3 पेज, हमको देखना है केवल एक पेज में कितने कारण लिखे हुए हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों को नोट्स बनाने हैं। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे, क्या देखने वाले हैं इसके, मतलब जो भी प्रतिरूप है, जैसे धान धान गेहूं का प्रतिरूप हो जाएगा, गेहूं चावल वगैरह होगा, वो मोटा अनाज वगैरह होगा, इन सब के, है ना। तो इसका क्या करना, इसके जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिया हुआ है, केवल उन्हीं को देख लेना, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ है नहीं। इसमें क्या समझा रहेगा कि देखो, धान गेहूं प्रतिरूप में क्या हो जाएगा, कौन कौन से मैदान में मिलेगा, आपको पता होगा, जहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, जहाँ की सॉइल कैसी होगी, वहाँ पे मिलेगा। जैसे रेनफॉल की बात करोगे तो आपको 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, वो इलाके में आपको चावल
गेहूँ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे आपका यू उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना? तो ये सारे कौन से एरिया कहलाते हैं? आपके सिंधु गंगा नदी के प्रदेश हो जाते हैं, जहाँ पे स्वाभाविक बात है ना, वहीं पे टेम्परेचर अच्छा होगा, वहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छा होगा, कहाँ पे? ये वाला सिंधु गंगा मैदान की। उसके पीछे रीजन है, हिमालय रिवर आ रही है, सिंधु रिवर भी आ रही है, और आपकी कौन सी आ रही है? गंगा रिवर आ रही है ना? ये सिंधु चले गई, ये गंगा आ गई। तो यहाँ पे आपको सिंधु गंगा में आपको पंजाब वाला इलाका मिल जाएगा, तो पंजाब में भी चावल की खेती अच्छी होगी। वहीं पे आप देखोगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले इलाके में आपको अच्छा चावल की खेती देखने को मिलेगी, है ना? तो इसको थोड़ा लिंक भी करते चलना, आपको मैपिंग के बारे में अच्छा पता होगा तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद आप देखोगे, तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था यूपीएससी ने, क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ था कि चावल गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए प्रमुख कारक क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चावल और गेहूं की जो प्रणाली है उसको सफल बनाते हैं, है ना? क्या टेम्परेचर उसको सफल बनाएगा? क्या गवर्नमेंट की स्कीम उसको सफल बनाएगी, है ना? क्या रेनफॉल उसको सफल बनाएगा? ऐसे कौन कौन से कारक है जो उसको सफल बनाते हैं, वही कारक के बारे में यूपीएससी ने हमको पूछा हुआ था। फिर इसके बाद बोल रहा है, इसकी सफलता के बावजूद, इसकी सफलता मीन्स गवर्नमेंट ने एमएसपी में भी सबसे ज्यादा रेट किसको दिया हुआ है? चावल और गेहूं को दिया हुआ है ना? किसकी अपेक्षा में? मोटे अनाज की अपेक्षा में, है ना? तो चावल गेहूं के सिस्टम को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसकी तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसकी सफलता तो मिल गई है, लेकिन वो एक अभिशाप के रूप में कैसे बन गया? अब अभिशाप के रूप में कैसे बन गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, कैसे अभिशाप बन गया। मान लीजिए आप एक खेती कर रहे हैं, उस खेती में आप केवल चावल और गेहूं की खेती कर रहे हैं ना, अब चावल और गेहूं की खेती कर रहे हैं, है ना? जैसे कि माने मान लीजिए ये एक आपका फील्ड हो गया, खेत हो गया। अब इसमें आप हर 6 साल में आप चावल लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, है ना? ये वाला पैटर्न लगा रहे हैं, मतलब आप फसल विविधीकरण को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? उसकी सॉइल, जब सॉइल की बात करोगे तो उसकी जो सॉइल होगी, वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होते जाएगी। अब जब सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होते जाएगी, तो स्वाभाविक बात है वहाँ पे आप लोगों के जितने मिनरल्स होंगे वो मिनरल्स कम होंगे। अब जब मिनरल्स कम होंगे तो आपकी पैदावार वगैरह वो जो है वो उसको इम्पैक्ट करेगा। अब जब उसको इम्पैक्ट करेगा तो वो एक अभिशाप के रूप में उभरेगा ना। अब हर हर किसान चावल गेहूं के बारे में जानना चाहेगा, उसी को लगाएगा, तो फसल विविधीकरण भी कम होगी, तो वो एक अभिशाप के रूप में काम आ जाएगा, मतलब वो बन जाएगा। तो आपको देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आंसर, मतलब ये जो पोर्शन ना आप लोगों को इस टाइप से थॉट प्रोसेस आपके डेवलप करो, ताकि आप एग्जाम में इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ये टॉपिक को। आप ये सोचो कि आप एक किसान हो, है ना? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कि किस तरीके से ये कुछ चीजें कैसे काम आएगी, है ना? मतलब ये चल कैसा रहा है, जैसे चावल गेहूं को कौन कौन से सफल बनाने के कारक हैं, वो कौन से होंगे। एक बार पढ़ने वाले टॉपिक है, एक बार आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको एक बार रीड करो। रीड करने के बाद देखो कि हाँ भाई, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा, है ना? और हमको कैसे कैसे टैकल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले लेक्चर में, कि कम उत्पादकता हो रही है, उस उत्पादकता को हमको कैसे कम करना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों को। देखो, तो उत्पादन में अब बात करते हैं अपन धान गेहूं के बारे में, तो अपन ने पहले मतलब उसका जोन बता दी कि कौन कौन से जोन में है। है ना? देखो, ये मैं इसको आप लोगों को नोट्स में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है ना? इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट मेकिंग भी इसी तरीके से करनी है। तो सिंधु गंगा नदी प्रदेश में उत्तर कहाँ, मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप लोगों का ये पाया जाएगा। एक चीज ऐड कर लीजिएगा, ऐड क्या करिएगा, शायद जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए होंगे तो उन लोगों को पूरा पता होगा डिटेल में, कि आगे मैंने आप लोगों को इनके बारे में और डिटेल में बताया हुआ है ना। एक मिनट अपन वेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हम्म, देखो, मोटे अनाज पूछा हुआ था ये, और ये मोटे अनाज 2024 का क्वेश्चन हुआ है, वही पूरा पूरा मेरे किसमें थे, नोट्स में थे, है ना? मतलब ऐसा तो मैंने अभी तक, आज तक मैंने प्रूफ भी नहीं डाला हूँ कि मैंने यार नोट से है, यार अपने नोट से कितने क्वेश्चन आए। बट आप जिसके पास नोट्स होंगे ना, वो उसको पता होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। और अपन ने पूरा इस नोट्स में क्या किए हुए हैं, मतलब जितने भी डायमेंशन है वो सारे डायमेंशन को अपन ने कवर करके इस नोट्स में किए हैं, ताकि इस नोट से बाहर यदि पूछेगा तो शायद वो सबको ना बने। जो करंट अफेयर है वो तो स्वाभाविक बात है, आपको अपडेट ही करना पड़ता है। तो ये मोटे अनाज वाला भी था। देखिए, है ना, मैं क्या बता रहा था, ये देखिए, जैसे धान गेहूं वाला है ना, ये देखो, ये धान धान गेहूं के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ था। जैसे उसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखने की, चावल हमारी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, किस पर भारत मतलब जिस पर भारत आधी से भी अधिक जनसंख्या निर्भर करती है ना?
ये इसके बारे में बता दिए, है ना? फिर चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, मतलब सेकंड नंबर का है ना? विश्व का 21% चावल भारत में ही पैदा किया जाता है। तो ये इसमें से आपको कोई भी चीज़ जो याद आ रही होगी उसको इंट्रो में लिखना है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन में इतने सारे पॉइंट डालने का पीछे ये रीज़न है कि आप 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे तो आप किसी मतलब कोई भी देखो, आपने को सब लोग ये वाला लिखेंगे इंट्रोडक्शन, कौन सा लिखेंगे? मतलब चावल हमारी महत्वपूर्ण खाद्य पशाल है जिस पर भारत आधी से ज़्यादा अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। केवल इतना लिखेंगे। बट मैं चाहता हूँ आप एक जो 3 में से केवल एक डाटा भी लिख देंगे ना, जैसे कि चीन भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यदि यही लिख देंगे या फिर ये लिख देंगे कि विश्व का 21% चावल भारत में ही पैदा किया जाता है, या फिर ये वाला पॉइंट लिख देंगे, या फिर ये लिख देंगे कि 23% भाग पर चावल बोया जाता है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट लिखेंगे तो आप लोग उन लोगों से कम 1 नंबर तो आगे ही रहेंगे या फिर आधा नंबर इंट्रोडक्शन में, है ना? तो इसलिए हमको इंट्रो बहुत अच्छे से बनाना है। नॉर्मल डेफिनेशन सब लिखेंगे, ये इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं खासकर, और एग्रीकल्चर उसी में आता है, जीएस 3 में। तो मैं वही बता रहा हूँ, जीएस 3 में यदि आप एक भी डाटा डालेंगे ना, इंट्रोडक्शन में हो चाहे मेन बॉडी में, आपको आधा नंबर का ग्रेस उन लोगों से हमेशा मिलेगा, आगे रहेंगे आप उन लोगों में से, है ना? तो अब ये नोट्स में भी मेरे वही देखोगे, आप इंट्रोडक्शन देखोगे, फिर कुछ डाटा देखोगे, उसके बाद आप लोग जो जो चीज पूछा हुआ है ना? तो मैं क्या बता रहा था, जैसे कि हम लोग इसके पहले डिस्कस कर रहे थे चावल गेहूं के बारे में, है ना? तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना कि जो जो अपने को दशाएं रहती है कौन कौन सी, टेम्परेचर हो गया इतने डिग्री चाहिए, वर्षा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, मिट्टी कितनी होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, ढाल वाली होनी चाहिए, फिर कैसी होना चाहिए, है ना, डेल्टा वाली होना चाहिए। तो ये मैंने सब आगे बताया हुआ है। तो जब आप आगे पेज पलटाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये सारी चीज आप डिटेल में वहां पे फसल प्रतिरूप पढ़ रहे हैं, तो हम फसल प्रतिरूप में हम धान गेहूं को थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, तो ये वाला पेज ओपन करके पढ़ लीजिएगा, है ना? वहां पे मैंने थोड़ी थोड़ी फसल के बारे में बताया है, लेकिन बाद में उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन आपका ये चावल गेहूं के बारे में पूछा हुआ है। अब कल को ऐसा ना हो कि आपको दूसरी फसलों के बारे में पता हो, तो हमने वो भी कवर किया हुआ है, ठीक है? तो वहां से कर लेना। तो मैंने यहाँ पे दशाएं भी बता दिया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया हुआ है नोट्स में, है ना? अब ये चावल की बात थी, अब ये गेहूं की बात थी, अब गेहूं के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये उसका डाटा हो गया, कौन कौन सी दशाएं। तो आप ऐसा डायग्राम बना के भी बता सकते हैं कि भाई भूमि क्या होनी चाहिए, समतल मैदानी होनी चाहिए, मिट्टी क्या होनी चाहिए कि मृतिका मिट्टी, मृतिका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए, वर्षा क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये सारी चीज अपन लोगों ने यहाँ पे लिख ली। फिर वही कि धान और गेहूं की उपज में गिरने के क्या कारक है ना? उपज मतलब क्या कारक है कि उस पे उनके कारक है कि धान और गेहूं में जो उपज है वो गिर रही है ना, उसके उपज पे। तो भूमि जोतों का आकार छोटा होना, उर्वरक कीटनाशकों को प्रयोग ज्यादा होना, है ना? तो देखो आप क्या करना है ये भी देखो, ये जो इतने पॉइंट मैंने लिखा है ना, इन पॉइंट को देखो। सबसे पहला काम है स्पाइरल निकाल के तो आप लोगों ने रख लिए होंगे। सेकंड काम आप लोगों को क्या करना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या काम? मैं अभी जैसे मैंने तो इसका करके रख लिया हुआ था रफ मटेरियल में, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से जो नोट्स हैं उसमें से निकालें नोट्स, शॉर्ट नोट्स को। अब कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैंने आप लोगों को और एक बता दे रहा हूँ आप लोगों को ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि देखो नोट जिसने लिया है उसको तो स्वाभाविक बात है प्रॉफिट तो होगा, बट उसमें से भी आप लोग क्या एडवांस कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप, वर्तमान फसल प्रतिरूप से क्या क्या चुनौतियां हैं लिखा हुआ है। ये देखिए वर्तमान फसल प्रतिरूप से क्या क्या समस्याएं हैं। अब आपको समस्या के कितने पॉइंट, ये पूरे पॉइंट दिख रहे हैं इतने बड़ा, तो इतने बड़े को मैंने इतने से में कर दिया हुआ है, छोटे से में एक पेज में, है ना? ये कि लास्ट मोमेंट में मेरे को ये भी देखना ना पड़े पूरा, मेरे को केवल ये देखना पड़े, है ना? कि देख लिया यहाँ पे मैंने कि खाद्यान्न फसल का संतुलन, निम्न भूमि जल स्तर, क्योंकि हमको पता है ना निम्न भूमि भू जल स्तर होगा तो फसल प्रतिरूप कैसे मतलब मतलब क्रॉपिंग पैटर्न कैसे उसका बदलेगा, उसमें क्या समस्या आएंगी, उसमें क्या चुनौती आएंगी, नहीं हम लोगों को पता है। तो आप एक केवल बुलेट पॉइंट करोगे, अंदर का आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे वहां पे, है ना? कुशल श्रमिकों का अभाव है, ये सारी समस्या है। तो ये सारी समस्याओं को आप ऐसे डायग्राम बना के लिख लीजिएगा, ताकि आपके यही शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स ये नहीं होते, है ना? ये तो ऐसा है कि अपन वहां से मटेरियल निकाल के अपने बना लिए नोट्स कि हाँ इसको लास्ट मोमेंट में देखना है, लेकिन आप ये भी देख नहीं पाएंगे आप, समझ रहे हैं आप? यही आप लोगों का 150 पेज का एग्रीकल्चर हो जाएगा। ये जो पेज है ना, आप देख रहे होंगे इधर साइड में, देखिएगा लेफ्ट साइड में 143 पेजेस का है ना? हमको शॉर्ट नोट्स करके उसको और छोटा करना है, ताकि हम केवल लास्ट मोमेंट में ये वाला देखें, है ना? बट ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप ये पता नहीं रहेगा, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने धान गेहूं वाला देखे। देखो ये आज के टॉपिक ऐसे है ना, आप केवल नोट से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। मेरे को केवल ये समझाना है कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है इसमें से, और आपको नोट मेकिंग कैसे करनी है। अब देखो उपज के गिरने के क्या कारण है, आपको नोट्स में इतना बड़ा हुआ है, हमको इतने लिखने की जरूरत नहीं है। हमको देखो ऐसा बना दिए 4 पॉइंट, यहीं पे बिल्कुल छोटा सा लिख दो कि भूमि जोते को आकार छोटा है, उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, अधिकांश किसान सीमांत किसान है। इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है, तो शायद आप लोगों को नोट मेकिंग का तो पता ही होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और है जो अपन लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अपन पहले फसल प्रतिरूप को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ये पढ़ रहे थे फसल प्रतिरूप, जिसमें से हम धान गेहूं देखे, तो मैंने आपको बताया। देखो, धान गेहूं उत्पादन में प्रतिरूप के क्या गिरावट के क्या क्या कारण है, देखो बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया हूं मैंने, क्या क्या कारण, उत्पादन क्यों हो रहा है, मृदा पोषण में कमी हो रही है, भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, कीट के हमले हो रहे हैं, है ना, लुकट से अटैक तो पड़े ही हो गया आप लोगों ने, है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं वहीं पे बिल्कुल शॉर्ट्स में, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, कुछ फसलों को लाभ हो रहा है, सीमित क्षेत्र है, उसका सामाजिक आर्थिक असमानता है, पर्यावरण समस्या है। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट में हम लोगों को करना है, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, क्योंकि देखो यार, मेंस में आप यार GS1, आप पेपर देके निकलेंगे ना, हाथ वैसे ही दुखना चालू हो जाएंगे आप लोगों के पेपर 1 देके। इसके बाद पेपर 2 देंगे ना, अब GS2 देंगे, जब हालत तो और खराब हो जाएगी। तो अब सोचो, GS3 आप सेकंड दिन देंगे, उसमें से भी पहला टर्म रहेगा, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पूरा रिवीजन कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल है। आप 2-3 घंटे, जैसे कि आप इतने घर आएंगे, रूम आके आप 6-7 बजे तक फ्रेश वगैरह होके नींद लेके, एक 7 बजे से 10-11 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद सोएंगे, उसके बाद फिर सुबह उठ के थोड़ा बहुत देख लेंगे 4-5 बजे, मतलब 5 बजे उठ के, क्योंकि मैं भी वैसे ही करता था मेंस में भी। अपन 10-11-12 बजे तक पढ़े, उसके बाद 4-5 घंटा सोए, उसके बाद 5 बजे, 4-5 बजे जब भी नींद खुल जाए उठ के फिर रिवीजन कर लिए। बट ये नहीं करता था रिवीजन में, मैं कवर करता था ये शॉर्ट नोट्स, क्योंकि समय ही नहीं मिलता। अब उसमें से भी मैं क्या रिवीजन नहीं करता था, ये ऐसा टॉपिक रिवीजन नहीं करता था, क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस बन गए कि भाई फसल प्रतिरूप जो है उसको क्या क्या समस्या होंगी, किस किस से समस्या होंगी, कीट हो हमला करेगी तो इससे समस्या होगी, है ना, छोटे जो तो जिसका आकार होगा उसको समस्या होगी। तो आप समझ रहे हैं बिल्कुल जो बेसिक्स पॉइंट है वो, क्योंकि वो मुझे पता है कि किसान को क्या क्या समस्या होती है, पोषण स्तर में क्या कमी होगी, उसके अवसरचना विकास नहीं होगा, उन लोगों का अकुशल होंगे। तो ये बार बार मैं देखते गया तो मुझे याद हो गए, उसी प्रकार से आप लोगों को भी करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताते भी जा रहा हूँ कि हमको शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है, इस टाइप के शॉर्ट नोट्स, ताकि आप लोग मेन समय में जब रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं आगे के बारे में, है ना। तो देखो, मैं बार बार वही नहीं बताने वाला हूँ, अब आप लोगों को पता ही चल गया कि ये नोट्स किस टाइप से बने हुए हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही याद करिए कि अब देखो, चावल चावल का प्रतिरूप हो गया, तो देख लो कि एरिया कौन सा है, यहाँ पे क्या है, गेहूं मोटा अनाज के बारे में हो गया, कौन कौन से हो गए। उसके बाद ये क्या है, सब आपको लोगों को पता है कि यदि सॉइल में मॉइस्चर मतलब आर्द्रता ज्यादा होगी तो रबी फसल अच्छी होगी, यदि सॉइल में मॉइस्चर कम होगा तो रबी फसल नुकसान होगा। मतलब ये पॉइंट आप कब डाल सकते हैं, यदि जलवायु परिवर्तन का है, जलवायु परिवर्तन से आर्द्रता में परिवर्तन होगी, आर्द्रता में परिवर्तन होगी तो क्या होगा, तो आप ये लिख सकते हैं, यदि मिट्टी में आर्द्रता ज्यादा होगी तो रबी फसल अच्छी होगी, यदि मिट्टी में आर्द्रता कम होगी तो फसल को नुकसान होगा, है ना? ये सारी चीज आप लिख सकते हैं। तो देखो ना, यहीं पे लिखा हुआ है मैंने कि देश के पूर्वी राज्यों में रबी की खेती और जलवायु परिदृश्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है, कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है आपका ये, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप लोगों को थॉट प्रोसेस डेवलप, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि थॉट प्रोसेस आपके आ गए तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। फिर चावल उत्पादन वाले क्षेत्र कौन कौन से हो गए, तो ये सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, है ना। तो मेरे को ये पढ़ाने की जरूरत ये वाला टॉपिक है नहीं। अब मुझे क्या बताना है आप लोगों को, मैं वो चीज डिस्कस करता हूँ। अपन अब बात करते हैं डिटेल में NHM के बारे में, कि आखिर NHM क्या है। NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो जहां से क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। ठीक है, ये तो अपन लोगों ने इसकी पहले वाली क्लास में सब सारी चीजें कर ली हैं। अच्छा, मुझे बताइए बागवानी मिशन होता क्या है आखिर। बागवानी मिशन तो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं अपन, वेट अ मिनट, हाँ, बागवानी फसल के बारे में। तबीयत खराब है ना, तो आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकलती है, मैनेज कर लीजिएगा। अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, बागवानी फसल। तो हम लोगों को पता है क्या हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बचपन से हम लोगों ने देखे, जिन लोगों का एग्रीकल्चर होगा तो उनको पता होगा एग्रीकल्चर में बागवानी हॉर्टिकल्चर क्या हो जाता है, कि फल हो गए, उसकी सब्जी हो गए, फूल हो गए, है ना, मशरूम हो गए, मसाले हो गए, जितने भी हो गए चीजें, ये इनकी खेती से संबंधित क्या कहलाता है, बागवानी, है ना। पता ही होगा आप लोगों को, क्या बोला मैंने। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए आखिर बागवानी क्या है। तो बागवानी क्या हो गई आप लोगों की, जिसमें फल भी आ गए, जिसमें सब्जी भी आ गई, और जिसके साथ आप लोगों के मसाले भी आ गए। ये सारी चीज जब मिल जाती है तो ये क्या बन जाती है आप लोगों की, ये बन जाती है बागवानी। तो देखो, इंट्रोडक्शन भी आप लिखोगे ना यदि NHM के बारे में, तो NHM के बारे में देखो, सबसे पहले मैंने बताया बागवानी फसल के बारे में, तो यदि क्वेश्चन बागवानी फसल से आएगा तो इंट्रोडक्शन आपका यही होगा कि आखिर बागवानी फसल होती क्या है। आप ये मत डालना कि बागवानी फसल का उद्देश्य क्या है,
हमको उद्देश्य कहाँ डालना है, यदि एनएचएम के ऊपर क्वेश्चन आया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, यदि पर्टिकुलर वो एनएचएम के ऊपर पूछा हुआ है, तो जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उद्देश्य क्या है एनएचएम का, वो हमको इंट्रोडक्शन में डालना है। लेकिन ओपन क्वेश्चन आया कि बागवानी फसल, यदि केवल बागवानी फसल आ गया, कि वहां पे बागवानी फसल आ गया, हाँ, कि बागवानी फसल को समझाइए, उसकी उपलब्धियां या फिर चुनौतियों को समझाइए, तो बागवानी फसल की उपलब्धियां और चुनौतियों को क्वेश्चन को यदि समझाने के ऊपर आया, तो हमको केवल इंट्रोडक्शन में ये वाला पार्ट डालना है कि फल सब्जी मसाले वाला, ये वाला बागवानी कहलाता है, खेती से संबंधित, है ना। लेकिन यदि एनएचएम के ऊपर आया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के ऊपर, तो आपको उसका उद्देश्य डालना है। समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला यदि ओपन क्वेश्चन आया बागवानी फसल, तो हमको ये वाला डालना है, कौन सा, कि आपका क्या कहते हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको फल सब्जियां मसाले मशरूम की खेती से संबंधित क्षेत्र क्या कहलाता है, बागवानी फसल। अब यदि एनएचएम के ऊपर आया, तो जो उसका उद्देश्य होगा, तो एनएचएम का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। ठीक है। अब जब आप बागवानी फसल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका दो तीन डाटा होना चाहिए। दो तीन डाटा का मतलब है कि आखिर बागवानी फसल में हम लोगों ने क्या क्या उपलब्धि की है। तो शायद ये नोट्स में है नहीं, तो आप लोग अपडेट कर लेना, यदि होंगे तो बहुत अच्छी बात है, उपलब्धियों के बारे में, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों को उपलब्धियां पता चल जाएंगी कि क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं ना। उपलब्धियों की बात करते हैं, तो आखिर क्या क्या उपलब्धि है इसकी। तो पहले बताइए मुझे कि इसकी उपलब्धियों में अपन बात करते हैं, तो विश्व में इसका कौन सा स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में स्थान क्या है। ठीक है। अब बात अपन करते हैं कि पोषण और रोजगार में क्या वृद्धि करता है, कुछ वृद्धि करता है, तो पोषण में वृद्धि, ये पता होना चाहिए उपलब्धि में। और आपको पता होना चाहिए इसके रोजगार से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो रोजगार में वृद्धि के बारे में पता होना चाहिए। राइटिंग यार बेकार ही जाएगी, है ना। इसके बाद पता होना चाहिए आप लोगों को कि या क्या या किस तरीके से फसल विविधता को प्रोत्साहन देता है। ये नोट्स में है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये अपडेट कर लीजिएगा। प्रोत्साहन, सॉरी, किस प्रकार से प्रोत्साहन देता है ये पता होना चाहिए, है ना। क्या यहाँ पे हम औषधीय मेडिकल पौधे लगा सकते हैं, औषधीय औषधीय पौधे, ठीक है। क्या ये नए यंत्रों का प्रयोग में सहायता कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज क्या आ जाएगी, इसकी उपलब्धियां आ जाएगी, है ना। इसमें क्या क्या उपलब्धि है, उपलब्धियां हैं, मतलब उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं, है ना। देखो कल को क्वेश्चन यदि देखो हमको क्वेश्चन तो एनएचएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन हमको बागवानी मिशन, बागवानी फसल के बारे में तो पता होनी चाहिए ना, और हमने क्या क्या उपलब्धियां उसमें प्राप्त कर चुके हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि आखिर इसका विश्व में क्या स्थान है, था ये। तो इसका भारत में सबसे पहले याद रखना, फल और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है, फल प्लस आपकी सब्जी, इन दोनों में विश्व में कौन सा रैंक है भारत का, सेकंड रैंक है, किसमें, उत्पादन में। इसके बाद अपन जब बात करते हैं मसालों में, हमने देखे ना फल सब्जी मसाले आ रहे हैं, तो अब देखो मसाले में कौन से स्थान है। तो मसाले में इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों याद रखना, है ना। सबसे बड़ा आपका उत्पादक भी आ जाएगा, प्लस आपका निर्यातक भी आ जाएगा। क्लियर, एक्सपोर्ट भी ज्यादा करते हैं और प्रोड्यूस भी ज्यादा करते हैं, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का विश्व में स्थान, ये हमारी उपलब्धियां हो जाएगी। उपलब्धियां है ना भाई, सेकंड रैंक अपन लोग ले रहे हैं फल सब्जी में, अपन लोग मसाले में सबसे बड़ा उत्पादक बन रहे हैं, तो हमारी उपलब्धियां तो है हमारी ये। मैं उपलब्धियां इसलिए करवा रहा हूँ, ये आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी भी है। यदि ये आपको आंसर राइटिंग में अच्छे से याद है इनकी फैक्ट्स वगैरह, तो आप भरपूर इसका यूज करेंगे। यकीन नहीं होता तो एक आंसर लिख के देखो, बागवानी फसल में एनएचएम का ही लिख लो, मैं तो कहता हूँ आराम से आप लोग उपलब्धियों को लिखेंगे। तो मैंने इसके कॉमन पॉइंट्स निकाला है, उपलब्धियां मैंने इसलिए डाला है, यदि उपलब्धियां आएगा तो मैं एनएचएम में भी डालूंगा, और यदि ओपन क्वेश्चन आया बागवानी फैशन का, तो मैं उसमें भी यूज करूंगा। तो ये मेरे कॉमन पॉइंट्स हैं, मैं ऐसे ही तैयार करता हूँ। तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि आपको भी इसके कुछ कॉमन पॉइंट बना लेने का है, ताकि आप केवल यही देखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट कम से कम आपके पास जनरेट करने का उस समय में टाइम तो नहीं निकलेगा, आप अभी से तैयार कर लोगे तो ये हो जाएंगे आपके विश्व में स्थान। अब हम बात करते हैं, क्या यह रोजगार में वृद्धि देगा, बिल्कुल देगा आपको रोजगार में वृद्धि। कैसे देगा, क्या हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़े थे, शायद आप लोगों को मैंने पहले पहले बताया भी था कि पहले 2.7% की वृद्धि से 7% में वृद्धि दर इसकी अपन देख ली, मतलब 7 गुना वृद्धि कर दिया था उसने, है ना।
तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसके बारे में। आप पोषण वृद्धि के बारे में लिख सकते हो, रोजगार के बारे में लिख सकते हो, है ना। अब अपन इसी में और क्या देख सकते हैं कि पोषण में वृद्धि में करने के लिए और क्या क्या, तो अपन देख सकते हो ना आप लोगों ने जैव वृद्धि को, जैव अपन क्या इसमें क्या कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अपन लोग देखे होगे, आप लोगों ने सुनी होगी बीटी कपास। अच्छा कमेंट में मुझे बताइए बीटी मतलब होता क्या है, फुल फॉर्म पता है आप लोगों को इसका, तो ये बताइएगा, है ना। बीटी कपास की बात करते हैं, बीटी बैगन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ट्रांसजेनिक फसलों की बात बात करते हैं अपन। ट्रांसजेनिक फसल तो आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज में बहुत चला है। ट्रांसजेनिक फसलों की आपकी किस में आ जाएंगी इनकी, ठीक है। पोषण में वृद्धि करेगा ये सारी चीजें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फसल विविधता को ये किस तरीके से प्रोत्साहन करेगा। तो आप खुद से सोचिए कि फसल विविधता को ये कैसे प्रोत्साहन करेगा। स्वाभाविक बात है, बागवानी जब अपन फसल करेंगे तो सबसे पहले मुझे बताइए, इरिगेशन की आपको कम आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, सीमित पड़ेगी। जिस तरीके से चावल में पड़ती थी उसकी अपेक्षा तो कम पड़ेगी ना तुलनात्मक रूप से। इरिगेशन की बात करते हैं अपन, तो मैंने क्या बोला, आप जब चावल की खेती कर रहे हैं, आप जब गेहूं की खेती करेंगे तो उसमें ज्यादा आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं आप जब हॉर्टिकल्चर लगाएंगे तो हॉर्टिकल्चर में, सॉरी, जब हॉर्टिकल्चर लगाएंगे तो हॉर्टिकल्चर में आप लोगों को इरिगेशन की कम आवश्यकता तुलनात्मक रूप से कम पड़ेगी। तो आप लोगों को देखो फसल विविधीकरण को हम प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, चावल चावल गेहूं के प्रतिरूप बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ हमको हॉर्टिकल्चर का फायदा मिलेगा, आपको फल भी मिलेंगे उसमें, है ना। तो जब ये करेंगे तो आप उससे क्या होगा, तो आप उससे स्वाभाविक बात है सतत विकास का निर्माण होगा। अब जब सतत विकास का निर्माण होगा, तो सतत विकास का निर्माण वो होगा तो आपको क्या उससे प्राप्त होगा, तो आपको उसको बहुस्तरीय फसलों का निर्माण होगा, विकास होगा, बहुस्तरीय फसलों का विकास होगा, ठीक है। तो देखो अपन ने कितनी सारी चीज लिंक कर लिए। अपन ने लिंक किए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने में कैसे काम करेगा, फसल विविधीकरण को कैसे प्रोत्साहन देगा कि चावल गेहूं में ज्यादा लगता है, हॉर्टिकल्चर में कम लगता है, तो इरिगेशन में कम लगेगा। तो स्वाभाविक बात है जब इरिगेशन में कम लगेगा तो स्वाभाविक बात है कि अपन लोग ज्यादा फसल लगाने का ट्राई करेंगे, फसल विविधता को बढ़ावा देने का काम। जब फसल विविधता को बढ़ाएंगे तो सतत विकास की प्राप्ति होगी। अब जब सतत विकास की प्राप्ति होगी तो बहुस्तरीय फसलों का विकास होगा, है ना। तो देखो अपन ने स्टार्ट कहाँ से किए, यहाँ से किए, एंड कहाँ पे किए, यहाँ पे किए, उसके बीच में अपन ने सोचो सतत विकास को भी ला दिए, फिर बहुस्तरीय तक भी अपन लोग चले गए। अब आप लोगों को भी पता होगा औषधि पौधों में वृद्धि होंगी। जब अपन इसकी बात करते हैं फलों सब्जी हॉर्टिकल्चर में, तो अपन कुछ पौधों की बात करते हैं औषधियों के बारे में। अब औषधियों में भी हम लोगों ने कौन कौन सी फसलों के बारे में बात करते हैं, औषधियों में भी तो याद रख लेना, सफेद मूसली के बारे में बात करते हैं, हम लोग लेमन ग्रास की बात करते हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये डालो ना, जितनी चीज है प्रीलिम्स की सब डालो यहाँ पे। लेमन ग्रास के साथ साथ हम लोग अश्वगंधा की बात करते हैं, ठीक है। इन पद्धतियों का विकास करते हैं। इसके बाद देख लो फिर नए यंत्रों का प्रयोग, तो नए यंत्र में आप लोग पता ही है यार, ये तो बताने की जरूरत भी, नए यंत्र में कौन कौन से आप लोग यूज करते हैं बताइएगा जरा मुझे। अभी चाह मतलब चल ही रहा होगा आप लोगों का चावल काटने का मौसम आप लोग हार्वेस्टर, हार्वेस्टर के साथ साथ आप लोग कटाई मशीन, मतलब हार्वेस्टर भी कटाई मशीन है ना। थ्रेशर मशीन वगैरह सुने होगे आप लोगों ने, है ना, डायर सुने होगे। ये सारी मशीनों का उपयोग अपन काटने का काम करते हैं। तो ये उपलब्धियां हैं हमको इसमें मिला है, क्या मिला है भाई, विश्व में स्थान, है ना। इसके बाद देखिए पोषण में वृद्धि करता है, जेटी कपास बीटी बैगन ला दिया, रोजगार में वृद्धि देता है, कितने सारे क्षेत्र में इसमें जुड़ जाएंगे सोचो ना। चावल गेहूं में तो आप लोगों को प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलेगी, लेकिन यहीं पे देखोगे तो रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी बागवानी फसलों में। फसलों को विविधीकरण को बढ़ावा होगा, जब विविधीकरण को बढ़ावा होगा तो एसडीजी को प्राप्त करेंगे, जब एसडीजी को प्राप्त करेंगे हम लोग तो बहुस्तरीय क्षेत्रों में फसलों का विकास होगा। जब बहुक्षेत्रीय फसलों का विकास होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर औषधि पौधों का निर्माण करना चालू करेंगे। जब औषधि पौधों का निर्माण होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारी फसलों का निर्माण करेंगे, है ना, नए यंत्रों का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीजें लिंक होना चाहिए, ठीक है। अब यदि मैं यही बोलूं कि बागवानी फसल से हम लोगों को क्या क्या चुनौतियां हैं, कि आखिर हमको क्या क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ता है किससे, बागवानी फसलों से, तो थोड़ा सोचिए हमको क्या क्या फसलों का इसमें सामना करना पड़ सकता है। वही चीज हम लोगों ने जितनी चीज पहले अपन लोगों ने पढ़े हैं वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोगों को क्या भंडारण की अभाव है, क्या हम लोगों को विपणन की समस्या है, बस हम लोगों को क्या यही डालना है, इसके अलावा हमको कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि यही पॉइंट आप लोग बार बार याद करेंगे ना आप लोग, तो ज्यादा नए पॉइंट आप लोगों को जनरेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
सिलेबस के पॉइंट बता रहा हूँ। क्या हम लोगों को भंडारण, विपणन, उसके बाद हम लोगों ने देख लिए, और क्या होता है, परिवहन की सुविधा का अभाव है। परिवहन सुविधा की अपन बात करते हैं कि यहाँ के लोग, जो लोग हैं वो अशिक्षित, मतलब अकुशल श्रमिक, ये सब चुनौतियां ही तो हैं। इसी कारण तो हम क्या कहते हैं, इसकी खेती नहीं मतलब कर पा रहे हैं। मतलब फसल प्रतिरूप केवल एक ही प्रकार का है। हम लोग को चावल गेहूं वाला फसल, मतलब चावल चावल, या फिर चावल गेहूं वाला, फिर गेहूं चावल वाला प्रतिरूप का यूज कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा फसल विविधीकरण को कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। इसलिए तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। अब समझ में आ रहा है मोटे अनाज को क्यों बढ़ावा दिए जा रहे हैं। यदि आप चावल चावल करते जाओगे तो आपका सॉइल जो है ना, वो बहुत कम हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता कमजोर हो जाएगी, है ना। अकुशल चुनो मतलब अकुशल, सॉरी, है ना, अकुशल आप लोगों का श्रमिक आ जाएगा। इसके बाद अपन लोग बात कर लेंगे, तो आप देख लो कि क्या कह सकते हैं अपन, और हाँ, आपका अकुशल श्रमिकों के बाद आ जाएगा आपका कौन कौन से, हाँ, प्रसंस्करण सुविधा देख लो, प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव है। फिर आप देख सकते हैं अवसंरचना की कमी। अवसंरचना तो आप लोगों का ऐसा है कि हर एक आंसर में आएगा इकोनॉमी में, तो अवसंरचना विकास की कमी। अब जब अवसंरचना विकास की कमी होगी तो आप लोगों को तकनीक का अभाव भी पता होगा। ये ऐसे फेवरेट पॉइंट, इसको तो यूज ही करो, ये सब चुनौतियां हैं। इसके बाद अपन देख लो कि यहाँ छोटे जोत वाले किसान रहते हैं, सब चीज, छोटे जोत के किसान, ठीक है। तो सोचिए आप, इस कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, 8 पॉइंट आप लोगों ने इसकी चुनौतियों के बारे में आराम से लिख दिए, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं आप, कि आप लोगों को शायद पॉइंट जनरेट करना तो आना ही चाहिए कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, आप ऐसी चीजों को आप याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको आप ऐसा है कि एक बार याद कर ली बुलेट पॉइंट बना के, तो इसके बाद जरूरत ही नहीं है, उसी को याद करते जाइएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि आखिर इसकी क्या कहते हैं, एनएचएम के बारे में, है ना। ये तो हो गया आप लोगों का, ये हो गया पूरा बागवानी फसलों के बारे में ना। यदि क्वेश्चन आया बागवानी के बारे में ओपन क्वेश्चन, तो आप इसमें से तो ज्यादा आएगा नहीं, इसी में से आएगा। अब अपन बात करते हैं एनएचएम के बारे में। आखिर एनएचएम लाने के उद्देश्य क्या होगा गवर्नमेंट का, आप खुद सोचिए। एनएचएम क्यों लाया गया होगा, स्वाभाविक बात है किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। ये उद्देश्य हो गया आप लोगों का, ठीक है। पूरी सुविधाएं किसको, किसानों तक पूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए, सुविधाएं पहुंचाने के लिए, किस तक, किसानों तक, ठीक है। अब आप लोगों को इसके बारे में कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। वो फैक्ट क्या है, कभी कभी आंसर राइटिंग में काम आ जाता है। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ना आप यही लिखेंगे उद्देश्य के बारे में, है ना। उसके बाद क्या करिएगा, यदि एनएचएम के ऊपर यदि ओपन क्वेश्चन आता है कि एनएचएम को समझाइए, या फिर उसके क्वेश्चन ऐसे ही आना है एनएचएम के ऊपर, है ना। देख लीजिए आप कैसे क्वेश्चन आए, शायद आप लोगों को बताया होगा मैंने, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन आए। नहीं तो मुझे बहुत बैक करना पड़ेगा, ये तो समय लग जाएगा, तो उसको छोड़िए। आप आपके पास रखा होगा एनएचएम के ऊपर, तो देखिएगा उसे कैसे क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना, उसके लाभ के बारे में, उसकी चुनौतियों के बारे में। अब अपन लोग इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं एनएचएम के बारे में, ये नोट्स में भी मैंने डाला हुआ है ना। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए केंद्र प्रायोजित योजना है ये। अब पता ही होगा आप लोग केंद्र प्रायोजित है ना, क्या होती है योजना, ठीक है। ये भी पता कर लेना कि ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसे लाया गया था, है ना। मतलब 10वीं बोला गया, पंचवर्षीय योजना मीन्स 2005 में, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें और क्या शामिल किया गया। तो इसमें शामिल किया गया था, क्या शामिल किया गया था इसके अंतर्गत, आपके बागवानी उत्पादनों के उत्पादनों में, मतलब आपको फसल परवर्ती अनुबंध, प्लस आपका विपणन मामलों को शामिल किया गया था, मार्केटिंग जितना था ना उसे,
शामिल किया गया था। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अपन जानते हैं कि यार आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। तो खुद से सोचिएगा इसकी आवश्यकता क्यों है। जस्ट हम लोगों ने अभी देखे थे ना इसके लाभ के बारे में, देखे थे एनएचएम के बारे में, इसको ये देखिए चुनौतियों के बारे में, सॉरी ये चुनौतियों के बारे में। इस चुनौतियों को हटाने के लिए तो हम लोगों को इसकी आवश्यकता होगी ना। तो हम लोगों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब हमको पता है कि यार ये चुनौतियां है, इसको हटाना है, इस वजह से हम लोगों को किसकी आवश्यकता है, एनएचएम की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट भी वही करेगी, तो हम भी वही पॉइंट जनरेट करो। कैसे पॉइंट आप लोग जनरेट करेंगे, ऐसे पॉइंट देखिए। आपको पता है कि छोटे जोत वाले सीमांत किसान है, छोटे छोटे जोत के सीमांत किसान है। तो इस छोटे जोत के सीमांत किसान में ही अपने को क्या करना है, फसल उत्पादन में वृद्धि करना है, इस वजह से आवश्यकता है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब आप लोगों को यह भी पता होगा कि हम लोगों ने अभी देखे, जस्ट देखे थे ना, इरिगेशन की आवश्यकता कम पड़ती है। देखिए हम लोगों ने देखे थे, कहाँ गया आपका ये इरिगेशन, इसकी अपेक्षा हॉर्टिकल्चर में कम पड़ती है। स्वाभाविक बात है। तो हम लोगों को आवश्यकता क्यों है, सिंचाई, पानी बर्बादी करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो ये लिख लो पहला पॉइंट कि खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है ना। खाद नोट्स में यही पॉइंट लिखा हुआ है, सीधे पॉइंट। तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा सबसे इरिगेशन के मतलब जो पानी है उसमें किसकी आवश्यकता, मतलब सॉरी कम लगता है, वो किस में लगता है आपका, बागवानी फसलों में लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो मांग रहती है, वो आपको वर्ष भर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जब मांग वर्ष भर आप लोगों को देखने मिलेगी तो स्वाभाविक बात है, ऐसे किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए सेम एग्जैक्ट पॉइंट आप लोगों को वहां पे नोट में देखने को मिलेगा। कहाँ गए आपका बागवानी फसल, ये देखिए। हम्म, ये देख लीजिए आवश्यकता, जो लाभ है ना, यही लाभ तो आपकी आवश्यकता बन जाती है कि छोटे जो तो सीमांत किसान वालों के लिए क्या क्या उत्पादन करना है। खाद्यान्न फसलों को सिंचाई की आवश्यकता कैसी होगी, मांग वर्ष भर रहती है, इसलिए किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए आवश्यकता है। एक बार फसल उत्पादन के बाद किसान कई वर्ष तक फसलों को ले सकते हैं, इसलिए आवश्यकता है, यही इसलिए तो आवश्यकता है ना। तो देखो जो आपकी चुनौतियां बनेगी वही आपकी आवश्यकता बनेगी, और जो आपके लाभ बनेंगे या फिर महत्व बनेगा वही आपकी आवश्यकता बनेगी। तो आपको ये भी करना है ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग अब अलग से आवश्यकता के नोट्स बनाओगे, आवश्यकता के फिर महत्व के बनाओगे, लाभ के बनाओगे, चुनौतियों के बनाओगे, नहीं, एक बार बना लो। हमको पता है कि जो लाभ होगा वही उसकी आवश्यकता होगी, जो चुनौतियां होगी वही उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी पॉइंट। देखो ना यहीं पे पूरे नोट में बताया गया कि अब किन किन मुद्दों पर बल देना चाहिए, कि अच्छी खेती के लिए फसल पैदावार को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। मतलब अपन लिख सकते हैं कि इसलिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। एनएचएम के लिए उठाए गए कदम क्या क्या होना चाहिए, अच्छी खेती के लिए फसल को पैदावार बढ़ाना चाहिए, बागवानी फसलों के उत्पादन में उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए, फसलों के बाद मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसल का उत्पादन करना चाहिए, है ना। विपणन निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, भंडारण बनाना चाहिए, प्रौद्योगिकी बढ़ाना चाहिए, अवसंरचना विकास बढ़ाना चाहिए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, है ना। उचित उपज की उचित कीमत देना चाहिए। कितने सारे पॉइंट आप जनरेट कर सकते हैं। मैंने इतने बार पॉइंट बोल दिया ना, अब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमको आंसर में आखिर लिखना क्या है, और क्वेश्चन आना एक। यदि आपके पास पॉइंट इतने सारे क्वेश्चनों में से एग्रीकल्चर में 50 नंबर का पोर्शन आना है, और 50 में से आप लोगों को 25 नंबर तो लेना ही है, नहीं हो 25 से 30 नंबर, है ना। वही वही पॉइंट जनरेट करके आप लोगों को बस एक दो फैक्ट डाल देंगे तो थोड़ा हमको आंसर अच्छा लगेगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि एनएचएम ने किसानों के रोजगार औसत को बढ़ावा दिया है, अधिकांश किसान बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ने से पता चल जाना चाहिए कि ये पॉइंट किस लिए काम आ गया। स्वाभाविक बात है ना। देखो एनएचएम ने किसानों के रोजगार अवसर को बढ़ावा दिया है, अधिकांश किसान बागवानी की फसल की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा पॉइंट बन गया, ये आपका बन जाएगा कौन सा पॉइंट, कंक्लूजन का, मतलब आपके निष्कर्ष, ये पॉइंट आप लोगों का बन जाएगा। फिर देखो एक क्या लिखा हुआ है, एनएचएम के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष मतलब डीबीटी दिया जा रहा है, इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। ये भी आपका क्या बन जाएगा, या तो आप इसको सुधार में क्या क्या पॉइंट डाल मतलब सुधार के उपाय में डाल सकते हैं, या फिर आलोचनात्मक पूछा तो आलोचनात्मक में ये प्रॉफिट जो अपन प्रोस और कॉन्स दो अपन बना के चलते हैं ना, धनात्मक मतलब आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाला, या फिर आप डाल सकते हैं क्या सकारात्मक नकारात्मक वाला समालोचनात्मक वाले पॉइंट में। तो आप यार
आप मतलब सकारात्मक पॉइंट में डाल सकते हैं, किसानों की आय में वृद्धि हुई है डीबीटी के देने से, है ना, सब्सिडी के माध्यम से। तो ये आपका, या तो इसके अलावा आप किस में डाल सकते हो, इसको निष्कर्ष में भी डाल सकते हो, है ना, किस तरीके से सहायता किया, तो इस तरीके से सहायता किया, तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को, देखो नोट मेकिंग में ऐसा है ना कि आप यदि एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगा, मेरी जरूरत आप लोगों को समझ, मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं चाहता भी नहीं कि आप ये वीडियो को ऐसा कि, मैं ये वीडियो लाने का पर्पस मेरा सिंपल ये था, क्योंकि कई लोगों को ये तो नोट समझ नहीं आ रहे थे, और कई लोगों को पॉइंट जनरेट करना नहीं आ रहा था कि हम कैसे पॉइंट जनरेट करें, इसको हम कितने पॉइंट को रटेंगे। मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो के माध्यम लाने के लिए कि आप लोग खुद से जनरेट करना पॉइंट सीखे, वही चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बाकी पॉइंट तो आप लोगों को ये याद ही करना पड़ेगा ना, कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिला है ना, इससे आप लोगों का सब्सिडी मिला है, तो डीबीटी के माध्यम से आय में वृद्धि हुई है, तो ये सारी चीज आप लोग वहां से लिख सकते हैं। ये देखो, और एक पॉइंट आप लोग कंक्लूजन में मिल गया कि बागवानी क्षेत्र गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने में, इस आधार पर उद्योगों को विकास करने में, है ना, रोजगार सृजन करने में कितने तरीके से आपका सहायक होगा, है ना। देखो, यह कृषि के 4% विकास दर प्राप्त करने में सहायक होगा। ये कंक्लूजन वाला पॉइंट हो गया। अब वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों कंक्लूजन आप लोगों को मिल गए यहाँ पे। तो ये आप लोगों का कौन सा हो गया, एनएचएम के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा, और एक बारे में, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे एमआईडीएच के बारे में, है ना। तो एमआईडीएच के बारे में भी यार देखो, पूरी चीजें मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एमआईडीएच के बारे में भी। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मंत्रालय में कौन सा आता है, हरित क्रांति में ये कैसे योगदान किया गया था इसका, है ना। फंडिंग पैटर्न भी देखो, केंद्र सरकार, है ना, सभी राज्यों में 60% योगदान करती है, और पूर्वोत्तर में और कुछ हिमालय राज्य उसके लिए 90% योगदान देती है। आपको सेम यही पैटर्न आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट ने भी आयुष्मान भारत योजना लाई थी ना। अब आयुष्मान भारत योजना में आप लोगों ने देखो कि आरोग्य केंद्र वाला, प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना जो था ना, पीएमजे के नाम से, है ना। तो इसमें भी आप लोगों को सेम पैटर्न दिखाई देगा कि हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90% योगदान, और बाद में आपको 60% योगदान देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, मतलब 60% आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40% आप लोगों का कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, 60 और 40। लेकिन जब आप पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे, हिमालय राज्य की, हिमालय जो स्टेट है आपके, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, तो वहां पे इस तरीके का पैटर्न चलता है। 90% कौन देगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% दोगे वो देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो फंडिंग पैटर्न याद रख लीजिएगा, थोड़ा मतलब आंसर राइटिंग में यूज करोगे तो अच्छा लगेगा। और एमआईडीएच में देख लो, उसके अंतर्गत कौन कौन सी उपयोजना है, तो देखो उसी के अंतर्गत आपको को राष्ट्रीय बागवानी मिशन दिखाई देगा, कहाँ पे है ये मैंने लिख दिया। पूर्वोत्तर हिमालय के लिए कौन कौन सा मिशन है, ये हो गया। यहाँ बोर्ड बनाया गया था, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, है ना। अब जब देखो उपलब्धियों के बारे में आप और लिखेंगे ना, या फिर इसके लाभ लिखेंगे कि इससे क्या क्या फायदा हुआ, तो आप ये लिख सकते हो ना, राष्ट्रीय बागवान, इसको मतलब क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यदि क्वेश्चन आया कि इसके लिए क्या क्या प्रयास किए, देखो अपन यहीं पे पॉइंट जनरेट करते हैं ना। अपने पास इतना ही मटेरियल है, अपने मटेरियल में अपने क्या नहीं लिखा हुआ है कि इससे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप ये लिख सकते हो कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% का योगदान केंद्र सरकार के दिया जा रहा है। आप ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई है। आप ये लिख सकते हैं नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई। आप ये लिख सकते हैं कि केंद्रीय योजनाएं बागवानी संस्थाएं चल रही हैं। अब जिसके नाम ले लो तो मेडेजियम हिमा नागालैंड में ये तकनीकी ज्ञान प्राप्ति, ये उपयोजना है। लेकिन आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये पूरे पॉइंट आप लोगों की गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो आप ये प्रयास में भी लिख सकते हैं आप ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अभी लिंक करना जानिए कि आपके पास यहाँ उपयोजनाएं लिखे, तो ऐसा नहीं कि आप सीमित ये हो जाए कि यदि क्वेश्चन में उपयोजना आ जाए तभी हमें वाले लिखेंगे, नहीं, ये हम ये तब भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वाले पॉइंट भी जनरेट करके लिख सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि देखो हर एक के नोट में पूरी चीज तो नहीं लिखेंगे ना, जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप लोग नोट से निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमको कुछ सोचना भी तो पड़ेगा ना कि यार ये उपयोजनाएं को हम तो यहाँ भी डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए गए, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। उपलब्धियां देखो, यहाँ भी उपलब्धियां क्या क्या हुई है एमआईडीएच की, है ना। क्या उपलब्धि हुई है कि पहले इतने मिलियन टन होता था, अब मतलब पहले 2019-20 में अब तक सर्वाधिक 320.77 मिलियन टन को बागवानी उत्पादन किया गया है। 2014-15 से वर्तमान तक का 9 से 14% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसने कृषि भूमि की उपज और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार किया। तो देखो यहाँ से मैं शॉर्ट नोट्स बनाता तो मैं कैसे लिखता, सर्वाधिक मतलब इतना, ये मेरा एक पॉइंट बन जाता। 9 से 14% वृद्धि हुई है 2014 वर्तमान तक का। फिर मैं लिखता कि उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ये मेरे को शॉर्ट पॉइंट निकल जाता। फिर आत्मनिर्भरता बागवानी क्षेत्र में बन गया है ना। ये पॉइंट जनरेट हो जाता है आपको। रोजगार में वृद्धि, ये लिख लो, और एक पॉइंट, वही पॉइंट जो अपन लोगों ने उस समय लिखे हैं उस पे
रोजगार में वृद्धि। और क्या हो सकता है इससे? लिखो बिल्कुल, पोषण स्तर में वृद्धि। पोषण स्तर में वृद्धि, कितने पॉइंट निकल रहे हैं? देखो जो पॉइंट हमने वहां पे लिखे वही पॉइंट लिख लो यहाँ पे आप लोगों ने। और क्या क्या उपलब्धि हो सकती है बताइए आप लोग? फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिला है। अरे यार देखो, कितने पॉइंट मैंने वहीं के यहाँ लिख दिए। यहाँ पे कुछ उपलब्धियों एमआईडीएच की, उससे अच्छी उपलब्धि हमने और लिख दी है। फिर और क्या लिख सकते हैं? विश्व में स्थान तो आप लोगों को पता ही है, तो वो भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है। औषधि पौधों का विकास, ये लिख दो। औषधि पौधों में वृद्धि। ठीक है, ये उपलब्धियां होंगी पूरी। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या हो गई कि कटाई के बाद होने वाले नुकसान का सामना कर रहा है ना? जैसे कटाई कर दी उसके बाद जो जो नुकसान हो रहा है उसका सामना कर रहे हैं। प्रबंधन, सप्लाई चेन में बुनियादी ढांचे का अंतर हो गया। और क्या क्या चुनौतियां हो जाएगी आप लोगों को पता है? ये बुनियादी ढांचा यहाँ पे लिखा हुआ है, अवसंरचना लिख सकते हो, तकनीकी लिख सकते हो आप लोग, है ना? फिर आप क्या लिख सकते हो कि मतलब सरकारी प्रयासों की कमी के बारे में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है करके। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आप लोग जनरेट कर सकते हैं, है ना? बताने की जरूरत है नहीं, और मैं चाह रहा हूँ कि आप जनरेट करना सीखें। फिर देखो वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो? ये क्या क्या होना चाहिए 2050 तक? 650 मिलियन टन करना है, अभी 320 था, 77। कितना होना चाहिए? 650 मिलियन टन होना चाहिए 2050 तक। ठीक है, अभी सेकंड रैंक में है फल सब्जी में, तो हमको किसमें? पहले स्थान में आना चाहिए, है ना? पहले स्थान में आ तो गए, लेकिन हमको उत्पादक और निर्यातक में भी प्रथम बनना है ना? क्योंकि निर्यातक में अलग है, उत्पादन में अलग है अपन लोग, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आप पॉइंट आप लिख सकते हैं आगे की राह पे, है ना? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसके हो गए। अब अपन लेक्चर मतलब सेकंड वाले लेक्चर में मोटे अनाज के बारे में देख लेंगे और सिंचाई वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। फिर एक काम करते हैं, अभी कर ही लेते हैं, है ना? समय है तो जितना भी समय लग जाए, मुझे आइडिया नहीं कितने आवर्स में अपन रिकॉर्डिंग चल रही है, बट कर ही लेते हैं हम। शायद 1 घंटे का भी हो जाएगा तो अपन मोटे अनाज तो एटलीस्ट निपटाते हैं, क्योंकि जो अपना गैप हुआ है उसको कवर भी तो करना पड़ेगा ना। तो अपन एक काम करते हैं, मोटे अनाज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपन क्लास को बंद कर देंगे, ठीक है? तो अपन बात करते हैं किसके बारे में? मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज, तो देखिए मेरे जो नोट्स में है मोटे अनाज, वो तो आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूँ। जब भी मोटे अनाज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या लिखना है वो ध्यान से सुनिएगा, है ना? मोटे अनाज के बारे में इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ये हो गया आपको मोटे अनाज। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये पोषक पदार्थ के रूप में काम करता है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को ये कि अम्ल रहित होता है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को ये ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है, मतलब मुक्त होता है, ग्लूटेन मुक्त। ये पता होना चाहिए आप लोगों को ये खाद्य सुरक्षा में इसका योगदान होता है। ये सब इंट्रोडक्शन के पॉइंट है। आपको कुछ नहीं आ रहा होगा ना, आप इससे इंट्रोडक्शन आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, मोटे अनाज अत्यधिक पोषक, अम्ल रहित, ग्लूटेन मुक्त आहार है। ये अनाज पोषण, खाद्य सुरक्षा, कृषक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कितना अच्छा बन गया ये, समझ रहे हो? इसलिए मैं ऐसे लिखवाया हूँ आप लोगों को बुलेट पॉइंट, कि आप यही देख के हो जाएगा। कृषक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके बुलेट पॉइंट। पोषक पदार्थ, अम्ल रहित, ग्लूटेन फ्री, खाद्य सुरक्षा, कृषक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण। ये सारे पॉइंट को आप बना के एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो, है ना? और एक बार बोल दूं आप लोगों को कैसे बनाएंगे आप। देखिए, मोटे अनाज अत्यधिक पोषक, अम्ल रहित, ग्लूटेन मुक्त आहार है। ये अनाज पोषण, खाद्य सुरक्षा और कृषक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर मोटे अनाज में आता क्या क्या है। आता क्या क्या है मतलब मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं आप लोगों की? आपकी ज्वार आएगी, आपका बाजरा आएगा, कोदो आएगा, कुटकी आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का आता है रागी। इसके अलावा आप लोगों का आ जाएगा शावी, शावा या सावी। फिर आप लोगों का जाता है काकुन करके, है ना? क्योंकि पता भी तो होना चाहिए ना इन लोगों के नाम। फिर आप लोगों को हो जाएगा कंगनी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोदो कुटकी तो आप लोगों ने बहुत बार सुन लिए होंगे, जे टैग मिला है तो। बाजरा भी सुन लिए होंगे, ज्वार भी सुन लिए होंगे और रागी भी सुन लिए होंगे। आपको याद करना है 3 नाम। सावा, तो रागी सावा तो ये वैसे ही याद हो जाना है। काकुन याद रखो, और एक याद रखो कंगनी, है ना? काकुन और कंगनी।
आप ये आंसर में लिखोगे तो थोड़ा आंसर अच्छा लगेगा। ठीक है। अब थोड़ा इसका डाटा आप लोगों के पास होना चाहिए, शायद ये मेरे नोट्स में है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या डाटा है और इस लोगों मतलब इसका। तो मोटे अनाज करने वाले उत्पादन वाले राज्य देख लेते हैं। मोटे अनाज उत्पादन वाले राज्य आखिर है कौन कौन से, है ना। तो देखिए, अपन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान में। अब राजस्थान में भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ये भी याद रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता किसका है, तो परल बाजरा का होता है ना। ये भी आप लोग याद रखना, बाजरा की भी एक किस्म होती है। देखो बता दे रहा हूँ, बाजरा, ये बाजरा दो तरीके का होता है। एक होता है आपका परल बाजरा, यार फिर से मैंने ना इमेजेस डालना भूल गया, तो आप एक बार सर्च कर लेना परल बाजरा होता कैसे है। और एक होता है आप लोगों का फॉक्स बाजरा, फॉक्स बाजरा, परल बाजरा और एक फॉक्स बाजरा। तो राजस्थान में आपका परल बाजरा हो गया, और यहीं पे आप लोगों को फॉक्स बाजरा भी दिखाई देगा, और यहीं पे आपको कुट्टू भी दिखाई देगा, है ना। और एक इसकी प्रजाति होती है कुट्टू। सबसे सीड्स उत्पादन होते हैं। फिर इसके बाद अपन आप जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको ज्वार दिखेगी प्लस रागी दिखाई देगी। वहीं पे आप आगे जाओगे, पहुंचोगे कर्नाटक, तो कर्नाटक में आपको क्या दिखाई देगा, फॉक्स बाजरा। और फॉक्स बाजरा के साथ आप लोगों को दिखाई देगा क्या, काकुन और कंगनी। ठीक है। मध्य प्रदेश में जाओगे आप लोग अब इसके बाद, तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को तो पता ही है क्या मिलेगा, ज्वार भी मिलेगा, कोदो भी मिलेगा और कुटकी भी मिलेगा। यदि कोई मध्य प्रदेश से हो तो आप लोग मुझे बताइएगा कोदो कुटकी कहाँ का है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बेसिक्स बिल्कुल मोटे अनाज की, कि आखिर भाई मोटे अनाज में हमको इंट्रोडक्शन पूछेगा तो क्या लिखना है, मोटे अनाज के अंतर्गत आते क्या क्या है, और मोटे अनाज करने वाले उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ये हो गए मोटे अनाज। अब अपन बात करते हैं कि आखिर मोटे अनाजों की विशेषताएं क्या क्या है ना। आखिर हम पढ़ तो रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किसकी, मोटे अनाज की। देखो कभी कभी तो ऐसी ठंड लगती है और कभी कभी देखो तो ऐसी गर्मी लगती है, समझ नहीं आता, लेक्चर रिकॉर्ड करते समय गर्मी लग रही है। ये है क्लाइमेट चेंज। अब अपन बात करते हैं विशेषताएं, कि आखिर विशेषताएं क्या है। पता है आप लोगों को, फर्स्ट लेक्चर याद करो मैंने क्या बताया था, मोटे अनाज में फसल विविधीकरण के लिए यूज होता है। फसल विविधीकरण तो हर जगह लिख लो, कहीं काम आए ना चुनौतियों में, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब क्या उपलब्धि है, मतलब क्या प्रयास करना चाहिए, तो फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, ये सब पॉइंट लिख लो। मैं तो कॉमन पॉइंट निकाल के रख लेता हूँ, कुछ ना आए तो ये पॉइंट तो कम से कम रहते हैं। ये तो कई लोगों को ये पॉइंट भी नहीं आते। खाद्यान्न सुरक्षा आप लिख सकते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा के बाद आप लोग लिख सकते हैं क्या जलवायु के प्रति अनुकूल है फसल है ना। इसके लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती, कितने डिग्री पानी चाहिए या ये चाहिए, 40-50 सेंटीमीटर में ये अच्छी खेती हो जाती है इसकी, है ना। टेम्परेचर की भी नहीं, अच्छे खास देखो ना राजस्थान कितना सीरियस उत्पादन कर रहा है। अब राजस्थान में पानी नहीं है, पानी नहीं है तो सोचो ना, मैं मोटे अनाज को बढ़ावा दो। मोटे अनाज को सच में बहुत बढ़ावा देना चाहिए यार, क्योंकि उसमें पोषण बहुत होता है। पोषण अच्छा होगा उसमें, तो स्वास्थ्य समस्या आपकी कम हो जाएगी। अभी आप जो खा रहे हो, इतनी मिलावट आ रही है, खाद आ रहे हैं इतने केमिकल्स वाले, खा रहे हो बीमार हो रहे हो, है ना, साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब वही रीजन है ये, है ना, क्योंकि अपना खाने का पैटर्न ही चेंज हो गया है। कब खा रहे हैं कब सो रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब मोटे अनाज की बात करते हो आप, तो मोटे अनाज में आपको बहुत अच्छा पोषण मिले, ग्लूटेन फ्री है, अम्ल रहित है। समझ रहे हो आप कितनी, मतलब बहुत अच्छा है, खा के देखना आप कभी। वो तो ऐसा है ना कि गवर्नमेंट इसको अच्छे से प्रमोट नहीं कर रही है। अदरवाइज यदि ये अच्छे से सब तक पहुंचे ना, तो चावल गेहूं से मतलब आपको वाटर इरिगेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मेन तो ये है कि फंड, जो फंड गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज वगैरह में, वो कम हो जाएगा। और इसमें सब्सिडी सब्सिडी ज़्यादा देने की जरूरत है, किसमें, मोटे अनाजों में। इसको बढ़ावा देने की ज़्यादा जरूरत है ना। इसमें एमएसपी में इसको बढ़ावा देने की ज़्यादा जरूरत है, कि एमएसपी में ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो मोटे अनाज को प्रमोट करो, है ना। ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दो, अभी किसी को करे थे अभी, पता है वो श्री अनिक के नाम से कौन फेमस है, बताइएगा आप कमेंट करके, है ना। तो ये हो गया आप लोगों को। तो अब और मोटे अनाज की क्या विशेषताएं आप लोगों को पता होगी, पोषण वाला, मतलब सब स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, फिर आप लिख सकते हैं कि सतत विकास को बढ़ावा देगा ये, मतलब टिकाऊ विकास को बढ़ावा। ठीक है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो किसके बारे में, जैविक कृषि को प्रमोट करेगा ना ये।
ये भी लिख सकते हो विषय में इसमें रासायनिक कीटनाशकों का खात्मा होगा, मतलब कमी देखने को मिल सकती है। फिर ये भी लिख सकते हो कि यार छोटे किसानों की आय में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए अपन वो प्रयास के बारे में देख लेते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। चुनौतियों के बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, आप चुनौतियां मुझे कमेंट करके बताइएगा जरा कि मोटे अनाज की क्या क्या चुनौती है, और जब मैं पूछ रहा हूँ तो बता देना भाई, है ना। ऐसा नहीं कि हवा में पढ़ते जा रहे हैं कि कंटेंट है तो हम हाँ पढ़ लेंगे, जन कम से कम पता तो रहना चाहिए कि आप लोग क्या, आखिर आप लोग सीख क्या रहे हैं इससे, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा नहीं तो। मोटे अनाज के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट, अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई आखिर गवर्नमेंट क्या क्या कर रहे हैं। कंटेंट में वहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा तो फायदा करेगा। तो सबसे पहले भारत में 2018 में मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया गया था ना, यूएन ने नहीं बोला, मैंने भारत ने मोटा अनाज वर्ष घोषित, है ना, 2018 में कर दिया गया था। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, फिर 2024 को भारत ने मतलब बजट में क्या घोषित किया गया है कि मतलब श्री अन्न नाम से इसे बढ़ावा देने के लिए, है ना, इसे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया है कि इसे आपका वैश्विक केंद्र बनाने की बात की गई है, भारत को वैश्विक केंद्र मिलेट के मामले में। ठीक है, बजट में बोला गया, है ना। फिर मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात कर सकते हैं आप किसके बारे में, मध्य प्रदेश में ही श्री अन्न के नाम से, शायद आप लोग जानते हो इलाका, डिंडोरी वाले में सुने होंगे, न्यूज में बहुत चल रहा था, है ना। यहाँ पे कौन सा संस्थान ओपन करने की बात की गई है, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान। फिर आप और एग्जाम्पल से आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश में ही, क्या, लहरी बाई को, लहरी बाई को मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये कितना अच्छा पॉइंट बनता है, पता है, ये एग्जाम्पल आप लिखोगे ना ऐसे तो चेक करने वाला भी बोलेगा कि हाँ चलो इसने कुछ अच्छा सा तो लिखा है। अम्बेडकर लिख दिया मैंने, अम्बेसडर, आपका अम्बेसडर। ठीक है, मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो ये आपके प्रयास हो गए, आप लोगों के गवर्नमेंट के जो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप आज आप लोगों के लेक्चर में कंप्लीट कर गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा हूँ, ये लेक्चर का उद्देश्य आप लोगों को ये बताने का है कि हमको हमारे थॉट प्रोसेस कैसे करना है, हमको मेन एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम होगी इसके बारे में हमको अभी से पता चलना चाहिए, और हम अपने दिमाग से यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे लिख सकते हैं, ये सीखने का उद्देश्य है। कंटेंट के पीछे मत जाओ, कंटेंट के लिए आपको मेरे नोट्स हैं, वहाँ से भी देख सकते हो, 10 जगह से आप कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन आपको थॉट प्रोसेस करना कोई नहीं सिखाएगा, और कोई टीचर आप लोगों को समय ही नहीं देगा थॉट प्रोसेस करने में। उसको अपना काम है कि कंटेंट लगा के चले जाएगा, आपके पास नोट्स बन जाएंगे, कॉपी में नोट्स सजे सजे दिखेंगे, आप मेरी भी कॉपी लिखेंगे तो नोट्स सजे दिखेंगे, लेकिन क्या आप उसका अपने दिमाग में सेव, उस मेमोरी को सेव कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, खुद से जनरेट करना, पॉइंट सीख जाना। जब मैं भी कभी बोलता हूँ कि मोटे अनाज की क्या विशेषता है, जैसे मैंने जस्ट अभी बता दिया, अब इसको बंद करके एक रफ कॉपी में आप लोग लिखना चालू करें कि भाई इसकी क्या क्या विशेषता, सर ने अभी बताया तो क्या क्या विशेषता है। अब जब मैंने विशेषता बताया, अब मैंने यहाँ पे चुनौती नहीं बताया, तो सोचो कि भाई मोटे अनाज में क्या क्या चुनौती है ना। इसको केंद्र स्तर में सोचो, राज्य स्तर में सोचो, क्षेत्रीय स्तर में सोचो क्या क्या चुनौतियां हैं, ग्रामीण स्तर में सोचो, है ना। ग्रामीण स्तर में सोचोगे कि भाई कि लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए इसमें, क्योंकि इसमें पैसा ऐसा है कि चावल गेहूं में आपको उस वर्ष में 2 बार आपको दिखाई देगा, इसमें वर्ष में एक बार दिखाई देगा। पैसे देखोगे तो चावल गेहूं में ज्यादा पैसे दिखाई देगा, इसको पैसे कम दिखाई देगा। तो अब क्षेत्रीय स्तर से लेकर आप केंद्र स्तर तक सोचो ना कि केंद्र में गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है, एमएसपी में चावल गेहूं को ज्यादा प्रमोट कर रही है, इसको नहीं कर रही है। तो आप
क्षेत्रीय लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक भी सोचो, तो ये चुनौतियां लिख सकते हैं। तो मैं सोचने के तरीके की बता रहा हूँ, बाकी किसी को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, बट है ना, ऐसे आप लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।